अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी। हेलो एवरीवन, मैं सुमंत कुमार ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप कुशल से होंगे और आपका पूरा ध्यान अर्जुन की भांति चिड़िया की आंख पर होगी। ठीक है, उम्मीद है आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और चलते हैं, हम लोग का ट्रांसफार्मर का ये जो पार्ट है, पार्ट 4 स्टार्ट होने जा रहा है। प्रीवियस 3 पार्ट में हमने जो मेनली सीखा है वो बुकोल्ड रिले किस तरह से फंक्शन करता है उसको काफ़ी डिटेल से और काफ़ी सही तरीके से हमने सीखा। उसके अलावा ब्रीदर का क्या फंक्शन होता है उसे भी हमने काफ़ी सही ढंग से सीखा है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, वो वीडियो मिल जाएगा, पूरा सीरीज मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बुक का। आप उसमें से ट्रांसफॉर्मर चैप्टर निकाल लीजिएगा या फिर नीचे लिंक दे देंगे, नीचे लिंक भी एक बार आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज जो हमारा मेनली फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है एक तो एक्सप्लोजन वेंट और दूसरा कूलिंग ट्यूब। ये कुछ नया टर्म लग रहा होगा जिसके बारे में हो सकता है कि बहुत डिटेल जानकारी आप लोगों को ना हो। तो एक्सप्लोजन वेंट आज काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे और साथ में जो कूलिंग पाइप होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसको भी समझेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। और 46 में पहला क्वेश्चन है आज का, कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। धारा ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, कहने का मतलब कि धारा ट्रांसफार्मर और साथ में जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे डिटेल से। जो धारा ट्रांसफार्मर का यूज होता है पहला धारा मापने के लिए एमीटर के साथ। तो एमीटर के साथ करंट हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। वोल्टेज मापने के लिए एमीटर से, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इतना दूर ही गलत है। वोल्टेज को हम लोग कभी एमीटर से मेजर नहीं करते हैं और ना ही धारा को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को भी अमीटर से मेजर नहीं करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर जो यूज होता है एक्चुअल में धारा मापने के लिए होता है। इसमें होता क्या है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये हमारा जो मेन कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर जो करंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इसको डायरेक्ट अगर हम लोग एमीटर से मापेंगे तो एमीटर हमारा जल जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, इसको यहाँ पर एक तो सेकेंडरी वाइंडिंग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब करंट फ्लो करता है तो उसके अनुसार यहाँ पर जो होता है करंट इंड्यूस होता है और इस करंट का जो वैल्यू होता है इस करंट के मुकाबले में जो प्राइमरी करंट होता है उसके मुकाबले में काफ़ी कम होता है, ठीक है। और इस कम करंट को हम लोग आसानी से एमीटर के जरिए मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सेकेंडरी को क्या हम लोग ओपन छोड़ सकते हैं। सीटी में करंट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी को हम लोग ओपन छोड़ सकते हैं या फिर नहीं छोड़ सकते हैं। तो आंसर होगा ओपन नहीं छोड़ सकते हैं, नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि प्राइमरी में क्या है, हाई करंट है और सेकेंडरी में लो करंट है। अब जब प्राइमरी में करंट हाई है तो ऑब्वियसली यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, लो होगा। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज काफ़ी हाई होगा। और जब वोल्टेज काफ़ी हाई होगा तो ये इंसुलेशन को ब्रेक कर सकता है। एयर जो यहाँ पर इंसुलेशन है इसको ब्रेक कर सकता है और करंट फ्लो कर सकता है, वायर से आग निकल सकता है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। तो इसलिए हम लोग वोल्टेज को ज़्यादा हाई ना पहुँचे इसके लिए इसको जनरली हम लोग शॉर्ट रखते हैं। ओपन बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, विदाउट लोड बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर भी एक टाइप का सीटी दिखाया गया है जिसमें ए प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें याद क्या क्या रखने वाली बात है, पहला सीटी को हम लोग कभी ओपन नहीं छोड़ते, दूसरा सीटी के सेकेंडरी में हमेशा अमीटर लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें हमेशा अमीटर ही लगता है, वोल्ट मीटर नहीं लगाते हैं, करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। और तीसरा ये जो हमारा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये स्टेप अप होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज, करंट तो ऑब्वियसली यहाँ पर लो है लेकिन हम लोग करंट से स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं पहचानते हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन हम लोग वोल्टेज से पहचानते हैं। इधर जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करके रखना है एग्जाम के लिए। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। इसका प्रयोग अमीटर के साथ अत्यधिक धारा को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक धारा को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सीटी यूज कर लेते हैं। इसमें से में अंततः 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप अप होता है जिससे धारा को कम किया जाता है। धारा को हम लोग कम करके मेजर कर लेते हैं। सीटी में आम तौर पर फेरों की संख्या 1 से 5 होती है। नंबर ऑफ टर्न इसमें कितना होगा, 1 to 5।
और इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर को हमेशा वोल्ट एम्पियर में ही मेजर किया जाता है। उसके बाद सीटी का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया। अब थोड़ा सा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में भी जान लेते हैं, जब बात आ गया है तो एक साथ उसको भी देख लेते हैं। तो इसका प्रयोग वोल्ट मीटर के साथ अत्यधिक वोल्टेज मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं, और ये जो होगा ये हायर वोल्टेज पर होगा। यहाँ पर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, और इतना हाई वोल्टेज को हम लोग डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वोल्टेज के सामने एक ठो इससे कम नंबर ऑफ टर्न का कॉइल रख देते हैं। यहाँ पर वोल्टेज जो इंड्यूस होता है उसी वोल्टेज को हम लोग मेजर कर लेते हैं, और उसके अनुसार बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 वोल्ट, अगर यहाँ पर 250 वोल्ट है तो 250 वोल्ट को यहाँ पर अगर 1 वोल्ट मान रहे हैं तो यहाँ पर 1 आया तो बोलेंगे कि इससे इसका वोल्टेज जो है 250 वोल्ट है। यहाँ पर 2 आया तो बोलेंगे कि 500 वोल्ट है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग मेजर कर लेते हैं। अब सवाल है कि ए स्टेप अप हुआ या फिर स्टेप डाउन हुआ। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म रिड्यूस कर रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन। वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। पीटी को भी लोड वीए में ही व्यक्त करते हैं, ठीक है। किलोवाट वगैरह में इसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं, हमेशा वोल्ट एम्पियर में होता है ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर हो। उसके बाद यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है। तो हमने बताया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हम लोग वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होती है। हम लोग को मेनली बताना है पावर ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो 2000 केवीए से लेकर के 20000 केवीए तक होता है। और वही अगर हम लोग हाई टेंशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो हाई टेंशन का कितना होता है रेटिंग, उसका होता है 15000 केवीए से ज़्यादा, 15000 केवीए से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 2000 केवीए से लेकर के 20000 केवीए तक, 48 का ए सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहे हैं कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर को हाई टेंशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो हमने अभी बताया कि 15000 केवीए से अगर अधिक क्षमता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ठीक है। और 2000 से 20000 तक के पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 है कंजर्वेटर क्या है। तो हमने कंजर्वेटर दिखाए थे आपको। कंजर्वेटर कहाँ पर होता है, ये हमारा जो मेन टैंक होता है, मेन टैंक के ऊपर लगा होता है। तो कंजर्वेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब हमने बुकोल्ज रिले पढ़ा था उसमें ही हमने बता दिया था कि बुकोल्ज रिले जो होता है वो कंजर्वेटर और टैंक के बीच में लगा होता है। और इसके साथ हमने ब्रीदर भी पढ़ा था, ब्रीदर जो कि कंजर्वेटर के ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो कंजर्वेटर का काम क्या होता है, अगर यहाँ पर ऑयल का फैलाव हुआ, अगर किसी तरह से ऑयल गर्म हो जाता है, किसी तरह का फॉल्ट होता है, तो ऑयल टैंकी से निकल कर कहाँ चला जाता है, कंजर्वेटर में चला जाता है। और कंजर्वेटर में जो कि इनिशियली हवा भरा होता है वो हवा निकल जाता है हमारा ब्रीदर के जरिए, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर और फिगर के जरिए समझे तो ठीक है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग उसे एक बार फिर से फिगर में देख लेंगे कि हमारा कंजर्वेटर टैंक किस टाइप से होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, मुख्य टैंक में तेल के फैलाव को स्थान देकर मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखना। तो ये हमारा सही है, क्योंकि टैंक से ऊपर जाता है कंजर्वेटर में ऑयल, जब ऑयल फैलता है तो ऑप्शन ए तो सही है ही। और इसके ऊपर मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा सा ऑयल टैंक होता है, ये भी सही है। हमारा मुख्य टैंक नीचे होता है और इसके ऊपर कंजर्वेटर लगा होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। इसका ए और बी दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदर प्रयुक्त होता है। तो ब्रीदर तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से पढ़ रखा है, ठीक है। ब्रीदर में कौन सा पदार्थ यूज होता है, सिलिका जेल यूज होता है। और सिलिका जेल का स्टार्टिंग कलर कैसा होता है, स्टार्टिंग कलर नीला होता है, फिर ये बैगनी और फिर पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले बैगनी और फिर पिंक, इस तरह से इसका कन्वर्जन होता है। तो इसका काम क्या है, तो ब्रीदर का काम होता है वाइंडिंग को ठंडा रखना। गलत वाइंडिंग को ठंडा रखने का काम ये नहीं करता है। तेल का दबाव नियंत्रित रखना, तेल का दबाव ये भी हमारा गलत है। तेल में नमी को प्रवेश को रोकना, ये सही है। नमी को रोकता है अंदर प्रवेश करने से। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है और सिलिका जेल नमी को पहले सोख लेता है, उसके बाद एयर अंदर में जाता है, ठीक है।
नल में नमी को प्रवेश कराना, ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? सही आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सिलिका जेल, ये जो स्टार्टिंग में जब हम लोग जब हम लोग का ब्रीदर में जो है नमी नहीं होता है तो स्टार्टिंग में सिलिका जेल का जो कलर है इस टाइप से नीला होता है और बाद में ये पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो नमी सोखने के बाद जो कलर आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। तो ये सिलिका जेल का कलर यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है तापमापी क्या है? मुख टैंक से लगा, ये मुख टैंक से लगा होता है। तापमापी किससे लगा होता है? मुख टैंक से लगा होता है। ट्रांसफार्मर तेल का ताप मापता है, तो यहाँ पर दोनों का दोनों सही है। ये मुख टैंक में लगा होता है और क्या मेजर करता है? और ट्रांसफार्मर के तेल का टेम्परेचर मेजर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है? इसमें से सुरक्षा युक्ति कौन सा है? एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट तो अभी हम लोग को सीखना है डिटेल से, ये काम कैसे करता है और कहाँ पर लगा होता है। अब बुकोल्ज रिले, तो हमने बुकोल्ज रिले पढ़ा था। बुकोल्ज रिले अगर इंटरनल किसी टाइप का फॉल्ट होता है तो उससे बचाता है। और एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है टैंक के अंदर, टैंक का जो ऑयल है वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि हमारा जो कंजर्वेटर है वो भी फुल हो गया, तो अब क्या होगा? तो अब हमारा टैंक क्षतिग्रस्त ना हो इसके लिए हम लोग एक्सप्लोजन वेंट लगा करके रखते हैं। और एक्सप्लोजन वेंट का कंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर का जितना सारा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो सब हमने यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर दिखाया गया है ये हमारा एक्सप्लोजन वाल्व है, ठीक है। एक्सप्लोजन वेंट यहाँ पर दिखाया गया है जो कि टंकी से लगा हुआ है। और इसका स्ट्रक्चर और भी थोड़ा सा हम लोग साफ देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या क्या जान चुके हैं? कोर जान चुके हैं, वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जान चुके हैं, ऑयल के बारे में जान चुके हैं, ऑयल कंजर्वेटर, ऑयल कंजर्वेटर जो कि ऊपर होता है टैंकी के ऊपर, यहाँ पर दिखाया गया है, इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। ब्रीदर, ब्रीदर क्या होता है? पास में यहाँ पर ब्रीदर को दिखाया गया है, ठीक है। ब्रीदर जिसमें सिलिका जेल लगा होता है, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग को सीखना है कूलिंग ट्यूब और साथ में बुकोल रिले तो सीख चुके हैं। एक्सप्लोजन वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पिक्चर दिखाया गया है, यहाँ पर एक्सप्लोजन वेंट के बारे में बताया गया है कि ये प्रेशर रिलीज बल्ब भी इसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेशर रिलीज बल्ब है। यदि ट्रांसफार्मर तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम टूट जाता है। एक्सप्लोजन वेंट जो होता है एक नली के आकार का बना होता है और इस नली में नीचे और ऊपर दोनों जगह पर हम लोग यूज करते हैं और डायफ्राम, एल्युमिनियम का डायफ्राम बना होता है। और जब ऑयल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो सबसे पहले तो ये जो हमारा पहला डायफ्राम है वो टूटता है। और यहाँ पर लेबल जो ऑयल का लेवल होता है वो देखने के लिए यहाँ पर लगा होता है। इसके जरिए हम लोग ऑयल का लेवल देख सकते हैं। और इसके बावजूद अगर हम लोग कुछ उपाय नहीं किए ऑयल के प्रेशर को रिलीज करने के लिए तो गैस और साथ में ऑयल का जो प्रेशर होता है इस दूसरे डायफ्राम को भी डैमेज कर देता है और फिर ऑयल और गैस इससे बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ब्रीदर है, एक कंजर्वेटर यहाँ पर दिखाया गया है जो कि ट्रांसफार्मर से ऊपर बना हुआ है। और ये हमारा मेन टैंक है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर बसेस दिखाया गया है। बसेस के बारे में हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे बसेस क्या होती है। ये जनरली यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ से हम लोग का वोल्टेज क्या करंट क्या होगा बाहर निकलेगा। इस बसेस के ऊपर कंडक्टर लगा होता है, ठीक है। और इस कंडक्टर से करंट फ्लो करता है। अगर यहाँ पर हम लोग इस बसेस को नहीं देंगे तो क्या होगा? इसके जरिए करंट लीक होगा और जो क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और हाई वोल्टेज की वजह से इंसुलेशन ब्रेक डाउन होगा एयर का, ठीक है। और ये जो करंट है इस ट्रांसफार्मर तक पहुँच जाएगा और ट्रांसफार्मर के जरिए ग्राउंड में आना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर कोई ट्रांसफार्मर के पास जाता है तो उसको काफ़ी तेज़ झटका लग सकता है। और यहाँ पर हमने दिखाया है ट्यूब को, कूलिंग ट्यूब। यहाँ पर एक बसिंग एक बार फिर से दिखाया गया है और एक कूलिंग ट्यूब है, ठीक है। एक कूलिंग ट्यूब लगा हुआ होता है जो कि ट्रांसफार्मर के ऑयल को गर्म होने से बचाता है। आगे के पिक्चर में हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से हम लोग को दिखाई क्यों नहीं देता है। तो ये दिखाई नहीं देता है हम लोग को, ट्रांसफार्मर में लगा होता है, कैसे लगा होता है वो हम लोग आगे के पिक्चर में देख लेंगे। उसके बाद है इसमें से सत्य कौन सा है? एक्सप्लोजन वेंट कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाला पाइप होता है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। एक्सप्लोजन वेंट हमने कहाँ पर देखा? टैंक के ऊपर लगा होता है और कहीं कहीं पर तो एक कंजर्वेटर के ऊपर लगा दिया जाता है। तो कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाला क्या होता है? वो होता है बुकोल्ज रिले।
ठीक है। तो यहाँ पर बुकोल्ज रिले रहता तो सही होता। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर ऑयल के दबाव को नियंत्रित करता है। तो बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर ऑयल के दबाव को नियंत्रित करता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही नहीं है। वो क्या करता है, इंटरनल फॉल्ट से बचाता है ट्रांसफार्मर को। उसके बाद है एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज बल्ब भी कहते हैं। तो ये हमने ऊपर देखा, एक्सप्लोजन वेंट को दूसरा नाम क्या है, प्रेशर रिलीज बल्ब। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला या फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर एक बार फिर से दिखाया गया, इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रेशर रिलीज बल्ब बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट को। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इस पिक्चर पर। यहाँ पर अगर देखें तो साफ साफ दिखाया गया है, ये हमारा ब्रीदर है, कंजर्वेटर टैंक है, जो कि कई बार हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर ये जो है एक्सप्लोजन वेंट है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, तो सबसे पहले नीचे में एक तो वायर का जो मेश होता है वो लगा होता है। वायर मेश किस टाइप का होता है, तो वायर मेश हम लोग इस फिगर से समझ सकते हैं। ये जो है वायर मेश का मतलब कि जाली होता है, तार के जाली टाइप का बना होता है। और ये हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ पर अगर एल्युमिनियम डायफ्राम अगर किसी तरह से डैमेज होता है तो वो डैमेज होकर के इस टैंक के अंदर न चला जाए। तो सबसे पहले जो वायर है, वायर का मेश लगा होगा, उस मेश के ऊपर यहाँ पर डायफ्राम लगा होगा। फिर हम लोग यहाँ पर एक तो डायफ्राम लगा करके रखते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो पहले एयर डायफ्राम टूटेगा, उसके बाद फिर एयर डायफ्राम टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर एक्सप्लोजन वेंट को बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन सेम है। सबसे पहले वायर मेश होगा, उसके बाद एल्युमिनियम का जो डायफ्राम है वो रहता है। डायफ्राम आपने स्पीकर में देखा होगा, स्पीकर में जो डायफ्राम लगा होता है वो क्लॉथ्स का लगा होता है। यहाँ पर हम लोग एल्युमिनियम डायफ्राम यूज करते हैं। फिर एक तो ऊपर में डायफ्राम होगा और उसके बाद फिर बाहर में एक तो वायर का लेयर दे देते हैं, वायर मेश का, जो कि तार के टाइप का बना होता है। यहाँ पर मेन टैंक है, कूलिंग फिन्स यहाँ पर दिखाया गया है और ब्रेदर इस जगह पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन बुकोल्ज रिले के बारे में सत्य है। तो बुकोल्ज रिले क्या करता है, ट्रांसफार्मर की कोर के साथ जुड़ा होता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। दोष की सूचना अलार्म बजाकर देती है, ये सही है। अलार्म बज जाता है अगर किसी टाइप का फॉल्ट होता है। तो दो फ्लॉट एवं इनसे जोड़े दो मरकरी स्विच होते हैं। तो यहाँ पर दो मरकरी स्विच होता है, हम लोगों ने देखा था जब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पर एक तो मरकरी स्विच यहाँ पर लगा हुआ है जो कि इसको ट्रिप करने के लिए यूज होता है, और दूसरा मरकरी स्विच यहाँ पर लगा हुआ है जो कि अलार्म बजाता है। तो ये सिर्फ गैस अगर यहाँ पर बढ़ता है तो फंक्शन करता है, हमने पीछे की वीडियो में देखा था। और ये जब ऑयल का फैलाव तेज हो जाता है तब ये स्विच फंक्शन करता है। तो इसका हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि बी और सी यहाँ पर दोनों करेक्ट है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टैप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। तो टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है, तेल के बाहर निकालने के लिए टैप होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यह आकार में सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है, गलत है। वोल्टेज संयोजन के लिए द्वितीयक कुंडली में से कई मध्य सिरे निकाले होते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता है टैप ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर बहुत सारा टैपिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। ये प्राइमरी होता है और सेकेंडरी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, और दूसरा इसमें से किसी एक वायर से ले सकते हैं जैसा हमको वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर बहुत सारा टैपिंग किया हुआ है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, किस कारणवश पोर्सिलेन बुशेज एवं टीएफ बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। पोर्सिलेन बुशेज किस चीज़ का बना होता है, वो पोर्सिलिन का बना होता है। और एक किस लिए यूज होता है, तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक एक द्वितीयक कुंडली का आपस में संयोजन करने के लिए, गलत। संयोजन केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक करने के लिए, यह संयोजन केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। ब्रीदर की नमी कम नमी वाला बनाता है, ब्रीदर को नमी को कम बनाता है। तो ये भी हम लोग का सही नहीं है, सॉरी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। संयोजन केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक करता है। क्यों ये सही है, क्योंकि जो हमारा बूस्टिंग होता है वो कुछ इस टाइप से लगा होता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है और यहाँ से वायर ट्रांसफार्मर का जो 3 वायर होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए, वो बाहर निकाला जाता है। अब इसको हम लोग ओपन नहीं छोड़ सकते, ओपन छोड़ेंगे तो यहाँ से लीकेज होगा करंट और ये ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। इसको हम लोग पैक करके रखते हैं पोर्सिलेन की टुकड़ा। यहाँ पर इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बसिंग किया हुआ है, ये पोर्सिलेन लगा हुआ है 3 ठो यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग हाई वोल्टेज के लिए ये जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज में ब्रेकडाउन होने का जो चांसेस रहता है, एयर के थ्रू जो करंट पास करने का चांसेस रहता है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए हाई वोल्टेज के लिए हम लोग
बड़ा पोर्सिलेन यूज करते हैं और लो वोल्टेज के लिए छोटा पोर्सिलेन यूज करते हैं। यहाँ पर बसिंग के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हाई क्वालिटी ग्लेज पोर्सिलेन इंसुलेटर विथ थ्रू कंडक्टर इट्स सेंटर। कंडक्टर कहाँ पर होता है? इस बसेस के बीचों बीच कंडक्टर रहता है। दिस बसेज इज यूज्ड फॉर वोल्टेज अप टू 33 किलो वोल्ट। और इस टाइप का बसेस हम लोग 33 किलो वोल्ट तक यूज कर सकते हैं, मतलब 33 किलो वोल्ट तक हम लोग डायरेक्ट पोर्सिलेन यूज कर सकते हैं। लेकिन बात जब अगर 36 किलो वोल्ट की है या इससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए है तो यहाँ पर या तो ऑयल फील्ड या फिर कैपेसिटर टाइप का बसिंग यूज होता है। ऑयल फील्ड में क्या होता है? बीच में वायर पहले निकाला जाएगा ट्रांसफार्मर से, फिर इसके चारों तरफ ऑयल रखा जाएगा, ठीक है, और ऑयल के ऊपर कवर होगा हमारा पोर्सिलेन का, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन ट्रांसफार्मर का विद्युतवाहक बल ज्ञात करता है? तो ई बराबर होता है 4.44 इंटू 5 मैक्सिमम इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात हमेशा भी सेकेंडरी बटा भी प्राइमरी होता है या फिर एन सेकेंडरी बटा एन प्राइमरी, और इसको करंट के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा आई प्राइमरी बटा आई सेकेंडरी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, इसमें से कौन ट्रांसफार्मर में वोल्टता नियमन का सूत्र है? तो वोल्टता नियमन का सूत्र क्या हो जाएगा? वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एफ एल। तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन का। वोल्टेज रेगुलेशन का सही आंसर ए हो जाएगा। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। उसके बाद कल फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।